हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम 2015 को एक्सप्लेन करेंगे। और ये एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2016 को। 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हिंदी में 40 क्वेश्चन आए थे। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी में जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हिंदी में जो है 50 क्वेश्चन आए थे। और अब 2018 वाले की री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इसमें भी पुनः आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसके बाद आपको पता होगा कि वीडियो की नई वैकेंसी भी आ चुकी है जिसमें 1468 पद हैं। दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ अगर हम ARO की बात करें, इसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लें। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बिना किसी देरी के आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, इसमें कहा गया है कर्कश का विलोम। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम क्या है? कर्कश होता है एक तरह से कड़वा, ठीक, कठोर, और इसका विलोम हो जाएगा मधुर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। ठीक है ना, तो इसमें एक है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो ये होगा इंद्रजीत। ठीक है ना, और इसमें कहा गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, और जबकि इंद्रियों पर विजय करने वाले को जितेंद्र कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों पर विजय करने वाले को जितेंद्र कहते हैं, और इंद्र पर विजय करने वाले को जो है आप इंद्रजीत कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को ये कहते हैं आपका कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। ठीक है ना, ये होता है कुलीन। और अगर यहाँ पे आता उच्च जाति में पैदा हुआ व्यक्ति, ये होता है सवर्ण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक, तो इसमें जो है ऑप्शन सी, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम होगा। श्री गणेश का विलोम होगा आपका इतश्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का सुमन होता है, ठीक है, और ये आपका पुष्प होता है, और कुसुम होता है। तनुजा ये होता है आपका बहन का पर्यायवाची, बहन, सिस्टर का पर्यायवाची किसका होता है? सिस्टर का पर्यायवाची होता है तनुजा। और कई बार आपने लड़कियों का नाम भी देखा होगा तनुजा। ठीक, एंड नेक्स्ट में कहा गया है कि किस रस को जो है रस राज कहते हैं, तो ये है श्रृंगार रस को जो है रसराज कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो कि श्रृंगार रस को जो है रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम कहें तो इसमें कहा गया है, और ये कहा गया है कि मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, और गर्व करे क्या तितना। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है ना, तो इन पंक्तियों में जो है आपका ऑप्शन डी है शांत रस है। ठीक, शांत रस है ये पंक्तियाँ, और इनके रस को थोड़ा सा आपको याद करके रखना है। जनरली कहें तो ये याद नहीं रहते हैं, क्योंकि कविताएं जनरली कौन पढ़ता है? केवल वो पढ़ता है जिसने हिंदी ले रखा है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जिस छंद में 4 चरण हों और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हों, तो ये कौन सा होगा? ये चौपाई होता है। इसको याद कर लो, 4 चरण हो तो प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है, तो इसको याद कर लो, 4 चक 16। ठीक है ना, और टोटल मात्रा हो जाएंगी 16 चक 64। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम कहें तो 10 में कहा गया है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, देववृक्ष और कल्पतरु, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवइत्रम, मंदार और हरीश चंदन और कल्प द्रुम आदि जो है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी होती है संस्कृत। ठीक है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत से, और इसकी एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसमें कहा गया कि वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं, जिस रूप में आज हिंदी भाषा
बोली वह समझी जाती है, वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है जिसका विकास जो है मुख्यतः 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दिन रात अध्ययन, यहाँ पर नीचे ये अंडरलाइन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। तो नीचे दिए गए वाक्यों में से इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी को आप लिखना है। ठीक है, अध्ययन में पूरा सही लगा है लेकिन बीच में हलंत नहीं लगा है पीछे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी, ये इसका आंसर सही। ठीक है, एंड अभिकारी शब्द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। और इसमें कहा गया है कि अभिकारी शब्द क्या होते हैं। तो अभिकारी शब्द ये होते हैं अव्यय। ठीक है ना, तो ये अव्यय आ से अव्यय, आ से अभिकारी और आ से अव्यय। ठीक है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। और क्योंकि जैसे कोई लड़का ऊपर जा रहा है या लड़का नीचे, जैसे लड़का है नीचे आया, ठीक है, तो उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो नीचे जा रहा हूँ। ठीक है ना, और वहीं अगर लड़की की बात की तो कहीं कि नीचे जा रही हूँ। ठीक है, तो नीचे नीचे ही बोले जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो है आपका लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए इसको जो है अव्यय नाम दिया गया है। ठीक, एंड इसमें आगे कहा गया है कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं और अभिकारी शब्द ही आपके अव्यय होते हैं। ठीक है ना, एंड इसके 4 भेद होते हैं, प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं। इसमें एक क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा जो है विस्मयादि बोधक होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की व्याख्या, व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। और 11 जो है इसमें स्वर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखना यहाँ पर। इसमें जो है आपका एक कविता है और इसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन पाहन पत्थर। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। ये पंक्ति है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। इसमें क्या है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक, एंड 17 क्वेश्चन, इसमें 17वां क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो इसमें कहा गया है कि इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होता है? समझौतावादी। ठीक है ना, कवि कह रहा है कि समझौता मत कर और ठोकरों को लात मार और आगे बढ़। ठीक, और इसमें कहा गया है कवि के अनुसार जो है कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से कभी भी समझौता नहीं करना है और आपको कठिनाइयों को लात मार के और आगे बढ़ना है। ठीक, जीवन के यही संघर्ष है और यही जीवन है असली। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। इसमें कहा गया है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? तो इसमें कहा है कि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन पत्थर को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कवि के अनुसार किसी प्रकार का जीवन व्यर्थ है। किस प्रकार का? ये समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 21, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आपको बताएगा द्विगु समास में, द्विगुण मैंने लास्ट में आई थिंक दूसरी वीडियो में बताया था, द्विगु नहीं, द्विगुण नहीं, द्विगु होता है। ठीक है, द्विगु में संख्या आती है, नंबर आते हैं। ठीक है, और बात की जाए द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है और एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, द्वंद्व दिन रात। ठीक है ना, अव्ययी भाव में जो आ से अव्ययी और आ से आगे या आगे वाला पद जो प्रधान होता है। ठीक है, और कर्मधार में पीछे वाला पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और एक और है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है ना, और इसके साथ इसका जो है तीसरा अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से बहु किसी की बहू या बीवी, किसी का जो है कुछ भी कह दो उससे तीसरा अर्थ निकालेगी और किसी भी घर में कोई भी बहू प्रधान नहीं होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद कर लेना, कोई भी पद बहुब्रीहि में समान प्रधान नहीं होता है और तीसरा अर्थ निकालती है। ठीक है ना, बहू तीसरा अर्थ निकालेगी, नाराज हो जाएगी और फिर भाई साहब घर पे चली जाएगी वो मायके, और फिर आगे की कहानी आपको पता ही है। ठीक,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो जाएगा राजा का और पुत्र। इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा और ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से 24 के बारे में कहा गया है कि 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, ठीक है। जैसे समस्या, कठिनाई और खेद, जटिलता, ये सारे एक जैसे। खेद अलग है, तो इसका आंसर है बी। खेद एक तरह से शर्मिंदगी होती है और ये सब समस्याएं, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट में कहा गया है, और इसमें कहा गया है इसमें भिन्न, ठीक है ना। घर, परिवार, बच्चे और प्रियजन, तो इसमें जो है ऑप्शन ए ये सबसे अलग है, ठीक है ना, घर। बाकी परिवार में कई एक फैमिली मेम्बर को परिवार कहते हैं, प्रियजन लोग होते हैं और बच्चे भी लोग होते हैं, लेकिन घर कोई बच्चा नहीं है, ठीक है ना, कोई जीव नहीं है, तो इसलिए ये अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और इसमें कहा गया जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है उसे कौन सा कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक। कर्मधार समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको मैंने बताया कि बीच में योजक चिन्ह आता है, ठीक है ना, और पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है ना, और प्राय इन शब्दों का प्रयोग जो है किसी क्रिया विशेषण की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो इसमें जो है कवि तुलसीदास है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राजभाषा कौन सी है। राजभाषा आपकी हिंदी, और हिंदी 17 भाग है और 343 अनुच्छेद में शामिल की गई है, जिसमें हिंदी और इसकी लिपि है देवनागरी, ठीक। कामायनी के रचयिता कौन है, कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज रासोज किस काल की रचना, ये आदिकाल की रचना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है, और इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क्या है। छ जो है ये शब्द मिलकर बना है आधा का से और प्लस आधा का से और आधा सा से मिलकर बना है, तब ये 6 शब्द मिलकर बना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं तरह जो है आधा ता और आधा रा से मिलकर बना होता है, और ज्ञा जो है आधा गया और आधा या से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 32, इसमें का खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग जो है एक दूसरे को सराहते हैं। इसमें कहा गया नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 फिक्स है, बाकी इनको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले ये आएगा आपका जिस प्रकार, फिर आएगा वाह, ठीक है ना, वाह आएगा। यहाँ पे देख ले जिस प्रकार अग्नि का धर्म, उसके बाद आएगा या, जिस प्रकार अग्नि का धर्म देखना है उसी प्रकार जो है फिर आएगा ला, और ला में उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य जो है रा है आपका ये, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य जो है उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख होना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, इसमें कहा गया है शुद्ध वाक्य के अशुद्ध भाग पूर्ण भाग का चयन कीजिए और कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी को चिन्हित कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि धनवान को व्यर्थ तो बेकार, ये दोनों एक तरह से अगर अंग्रेजी में बात करें सुपरफ्लुअस हैं, तो इसमें से एक को हटाना पड़ेगा, ये बेकार को हटा दो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें कहेंगे कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें सच्चिदानंद है, ठीक है ना, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक ये शब्द अक्सर पूछा जाता है उज्ज्वल, ठीक है ना, और एक शब्द पूछा जाता है अध्ययन, एक मिनट, अध्ययन आधा दा या और ना और हलंत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा गया उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा आगे होता है और आगे से आधे याद कर लो आदि, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिठास मीठा धन
आस, तो ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। सत्याग्रह का हो जाएगा संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह, और ये है ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तनों को कहते हैं, तो इसे कहते हैं संधि। ठीक।